आज हम देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर आया हुआ है ईयरली मैगजीन में दिसंबर 2025 का, जिसमें जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का लेटेस्ट करंट अफेयर आपको मिलेगा। इसके 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा कर के ज़रूर देख लें। और आज हम चर्चा करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बीपीएससी एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस या जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, तो आपको पता होगा उसमें कि एडिटोरियल करंट अफेयर का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और आजकल हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर के वेटेज बढ़ते ही जा रहा है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें आप। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत ने सतत विकास लक्ष्य, जिसे एसडीजी बोलते हैं, एसडीजी सूचकांक में शीर्ष 100 में प्रवेश किया है। सतत विकास रिपोर्ट 2025 के संस्करण में 167 देशों में भारत का स्थान 99वां रहा है। तो कौन सा देश इस स्थान में पहले स्थान पर रहा है? ठीक है, शीर्ष स्थान किसका था? तो वो फिनलैंड का था। ऑप्शन नंबर ए इज़ ए राइट आंसर। और भारत का स्थान क्या हो जाएगा? तो वो 99वां हो जाएगा। किस रिपोर्ट में? तो सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 99वां हो गया और प्रथम स्थान पे फिनलैंड रहा है। अगला क्वेश्चन है कि काजू या नारियल के रस के किण्वन और दोहरे आसवन से बनी पारंपरिक भारतीय स्पिरिट ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। ओजोफेनी किस राज्य से संबंधित है? तो ओजोफेनी गोवा से संबंधित है। ये जीआई टैग वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। काजू या नारियल के रस के किण्वन और दोहरे आसवन से बनी पारंपरिक भारतीय स्पिरिट, जिसका नाम क्या है? ओजोफेनी। याद रखिएगा, ओजोफेनी जिसको जीआई टैग मिला है, यह गोवा राज्य से संबंधित है। अभ्यास शक्ति का एक्सरसाइज पूछा जाता है। अभ्यास शक्ति का 18वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्या नाम है? शक्ति नाम है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। और एक गरुड़ शक्ति आता है, तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। ये अभ्यास शक्ति है और वो अभ्यास गरुड़ शक्ति होता है। वो भारत और किन देश के बीच होता है? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल ने ईरान में एक लक्षित सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसमें उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया और तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर हमला किया गया है। इस अभियान का नाम क्या था? ठीक है, तो इस अभियान का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल ने ईरान में एक लक्षित सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके तहत परमाणु प्रतिष्ठान को निशाना बनाया गया, क्योंकि उसको इजराइल को लग रहा था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, तो उस ठिकाने पे टारगेट किया और तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर हमला कर दिया, जिसका अभियान का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। नेक्स्ट है कि भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम लोग डीआरडीओ बोलते हैं, उसकी एक वर्गीकृत पहल के तहत विकसित विस्तारित प्रक्षेप पथ दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? तो वो नाम क्या है? प्रोजेक्ट विष्णु। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रोजेक्ट विष्णु नाम से जाना जाएगा। ये कौन कर रहा है? तो डीआरडीओ कर रहा है। विस्तारित प्रक्षेप पथ दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण, नाम क्या है? प्रोजेक्ट विष्णु। अगला है कि ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर हवाई हमलों के जवाब में इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया। इस ऑपरेशन के लिए ईरान ने क्या कोड नेम दिया था? ठीक है ना, तो उसका कोड नेम बताना है। इसका क्या था? ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ठीक, अभी इससे रिलेटेड एक ऊपर में क्वेश्चन पढ़े हैं कि इजराइल ने ईरान पे किया था, ठीक है ना, तो उसी के जवाब में ईरान ने इजराइल के ऊपर जो किया, तो ये अपना अब नाम रखा था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ठीक है। अगला है कि किस कंपनी ने अपने उन्नत ड्रोन, नाम क्या है? रुद्रास्त्र नामक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL मानव रहित हवाई वाहन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। ये किसने किया है? तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस ने रुद्रास्त्र नामक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मानव रहित वाहन का परीक्षण किया है, जिसे किस कंपनी ने बनाया है? तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है।
अगला है कि किस देश की टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में 2023-25 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया है? कौन विजेता बना है? तो वो दक्षिण अफ्रीका बना है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में 2023-25 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीत दर्ज किया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई दुखद भागदड़ के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुरक्षा दिशा निर्देश विकसित करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इस समिति के अध्यक्ष तो बने हैं देवजीत सखिया। नाम क्या रहेगा इस समिति का? देवजीत सखिया। देखिए, जब आरसीबी जो है आईपीएल जीता पहली बार 2025 का, तो उसके जीत के जश्न में है कुछ भागदड़ मच गया। ठीक है ना, जिससे बहुत सारे लोगों को जान चली गई। इस भागदड़ से कुछ सुरक्षा में चूक हुआ, जिसके लिए अच्छा सा एक समिति उस पर सुझाव दे अपना, उसको बीसीसीआई गठित किया ताकि उसके सुरक्षा दिशा निर्देश को विकसित किया जा सके। इसके लिए देवजीत सैकिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति में कितने सदस्य होंगे? तो 3 सदस्य होंगे। अगला है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने किस स्थान पर गरुड़ एयरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है? वो है चेन्नई, तमिलनाडु में। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने गरुड़ एयरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है। ठीक है ना, तो दोनों में कैबिनेट मंत्री नहीं है, ये राज्य मंत्री होते हैं और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो ये मंत्री में भी अंतर होता है थोड़ा। कहाँ पे हुआ है गरुड़ एयरोस्पेस के सुविधा का उद्घाटन स्वदेशीकरण का? चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला है किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के शहर गैस्ट्रोनॉमी सिटी के रूप में शामिल करने के लिए आधिकारिक तौर पर नामित किया गया है? तो ये कौन सा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो है वो गैस्ट्रोनॉमी सिटी के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यूके की सीक्रेट इंडस्ट्रियल सर्विस, जिसे आमतौर पर MI6 यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 के रूप में जाना जाता है, उसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, जैसे कि IBCBI जो होता है IB, तो वहाँ का क्या है, ये यूके का MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 के रूप में जाना जाता है। तो उसकी हेड बनी है पहली महिला, उसका नाम क्या है? ब्लेज मैट्रेवेली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ब्लेज मैट्रेवेली जो है यूके की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस MI6 के नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है ब्लेज मैट्रेवेली। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य शहरी निकाय चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो वो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। बिहार जो है वह ई वोटिंग शहरी निकाय चुनाव में यानी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली अपना लिया है, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाने के लिए वैश्विक पहल योग बंधन शुरू की है? योग बंधन शुरू की है किस लिए? तो वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाने के लिए वैश्विक पहल योग बंधन शुरू की है, और उस संस्था का नाम क्या है? तो वो है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था, नई दिल्ली में, जिसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाने के लिए वैश्विक पहल एक शुरू किया है, जिसका नाम रखा है योग बंधन। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने भारत का पहला साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र, जिसका नाम है सहकार सुरक्षा, उसको लॉन्च किया है? कौन किया है? महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने किया है भारत का पहला साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र, जिसका नाम रहेगा सहकार सुरक्षा। इसे लॉन्च किया गया किस बैंक द्वारा? तो महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है।
अगला है कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा संकेतकों के नवीनतम मूल्यांकन 2023-24 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 रिपोर्ट में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है? तो वो चंडीगढ़ है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको चुना गया है। किस लिए? तो शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा संकेतक के नवीनतम मूल्यांकन 2023-24 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो गया कौन? तो वो चंडीगढ़ हो गया है, याद रखिएगा। 2 राज्यों की राजधानी भी है चंडीगढ़ में। बताइए कौन कौन से राज्य हैं जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है? ईरान ने इजराइल पर फतह-1 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया है। फतह-1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, ये बताना है कि ईरान का जो फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल था उसे किसने विकसित किया है? इसे विकसित किया है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नाम क्या है मिसाइल का? फतह-1, और विकसित कौन किया है? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। अगला है कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद, वन्यजीव विशेषज्ञ और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित मारुति भंजुगराव चित्तमपल्ली, नाम है मारुति भुजंगराव चित्तमपल्ली, का निधन हो गया है। उन्हें प्यार से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वो बताना है। तो इन्हें प्यार से अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ये एक पर्यावरणविद थे, वन्यजीव विशेषज्ञ भी थे, और इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नाम क्या है? मारुति भुजंगराव चित्तमपल्ली, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल ड्राउट आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40% भूभाग पर लगातार और गंभीर सूखे की स्थिति बनी हुई है। किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है? किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने जारी की है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ग्लोबल ड्राउट आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40% भूभाग पर लगातार और गंभीर सूखा की स्थिति बना हुआ है। ठीक है ना, जो काफ़ी चिंता का विषय है। तो इस रिपोर्ट को कौन जारी किया है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने किया है। नेक्स्ट है कि भारत के बाघ आवासों में खुर वाले जानवरों की स्थिति के अनुसार खुर वाले शाकाहारी जानवरों की आबादी के मामले में कान्हा टाइगर रिजर्व भारत में बाघों के लिए सबसे बड़ा आवास बन गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये बताइएगा। काफ़ी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी 71वीं बीपीएससी के पीटी में ये क्वेश्चन था कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ऐसे ही पूछ दिया था। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में जो है खूड़ वाले शाकाहारी जानवर की आबादी के मामले में जो है वह सबसे बड़ा आवास बन गया है। यानी सबसे ज़्यादा खूड़ वाले शाकाहारी जानवर जो है कान्हा टाइगर रिजर्व में आपको मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है किस देश ने उन्नत वायु सेना रक्षा प्रणाली, जिसका नाम बैराक मैगन रखा गया, वो विकसित किया है? किस देश ने किया है ऐसा? तो इजराइल ने किया है। इजराइल ने उन्नत नौसेना वायु रक्षा प्रणाली बैराक मैगन विकसित किया है। नेक्स्ट है किसी आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है? किस मामलों की? आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये है अनुराधा ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुराधा ठाकुर को आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये कोपेनहेगन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। किस रिपोर्ट के अनुसार? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा कोपेनहेगन को मिला है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सत्यापित नियोक्ताओं की प्रतिभाशाली गैर अनुशंसित उम्मीदवारों से जोड़ने के लिए एक पहल शुरू की है, जिन्होंने परीक्षा के सभी चरणों को पास कर लिया है। इस पहल का नाम क्या है? ठीक है, तो वो
पहल पहले देख लेते हैं, वो है प्रतिभा सेतु। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर आप पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई कर लेते हैं, फाइनल मेरिट में कुछ नंबर से आप छट जाते हैं, तब वो वैसे कैंडिडेट को जो है सरकारी या निजी किसी भी संस्था से जुड़ने के लिए, ताकि उनको मतलब कहीं और भटकना ना पड़े, ज़्यादा मेंटली वो परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए प्रतिभा सेतु से उनको जोड़ा जाएगा ताकि उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल सके। अगला है कि किस विश्वविद्यालय ने भारत भर में कक्षा 9 से 12 तक के अनुसूचित जनजाति के छात्रों, विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को समान विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, जिसका नाम है CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया सहित उच्च शिक्षा के लिए बुनियादी कंप्यूटर कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नॉवेल डेवलपमेंट योजना शुरू की है। क्या नाम रहेगा? जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नॉवेल डेवलपमेंट योजना शुरू की है। तो ये ऐसा कौन विश्वविद्यालय किया है? ये किया है दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और किस राज्य की सरकार ने उड़े देश के आम नागरिक योजना, इसी को हम लोग बोलते हैं उड़ान योजना, UDAN, उड़े देश के आम नागरिक योजना के तहत छह छोटे हवाई अड्डों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस राज्य ने किया है? वो बिहार ने किया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बिहार जो है उड़े देश के आम नागरिक योजना के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ 6 छोटे हवाई अड्डों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। अगला है किस मंत्रालय ने माईगोव प्लेटफॉर्म के सहयोग से नागरिकों को भारत के परिवर्तन पर रचनात्मक विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हुए बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान शुरू किया है? इस अभियान का नाम क्या है? बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान शुरू किया है। किसने किया है? वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में गेरुआ नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो वो उत्तर प्रदेश के कौन से है? बहराइच में। याद रखिएगा, बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो वो भूपेंद्र पटेल है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बहराइच में गेरुआ नदी में, नाम है गेरुआ नदी, जिसमें घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला है किस संगठन ने गर्भावस्था के दौरान सिकल सेल रोग के प्रबंधन पर अपना पहला वैश्विक दिशा निर्देश जारी किया है, जो एक गंभीर और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती को संबोधित करता है, जिससे महिलाओं और शिशुओं दोनों के लिए जानलेवा परिणाम हो सकते हैं? ऐसा कौन किया है? तो वो किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? WHO, इसी को बोलते हैं WHO। आप बताइएगा कि WHO का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WHO ने गर्भावस्था के दौरान सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसके प्रबंधन पर अपना पहला वैश्विक दिशा निर्देश जारी किया, जो एक गंभीर और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती को संबोधित करता है, जिससे महिलाएं और शिशु दोनों के लिए जानलेवा परिणाम हो सकते हैं। अगला है भारतीय नौसेना ने अपने स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेड INS तमाल, नाम याद रखिएगा, INS तमाल को कमीशन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। INS तमाल का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? INS तमाल को बनाया है यंत्र शिपयार्ड लिमिटेड ने। याद, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। INS तमाल को अंतर शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु स्थलों के खिलाफ एक उच्च तीव्रता वाला सैन्य अभियान शुरू किया है। कौन किया है? तो वो अमेरिका किया है। इस अभियान का नाम क्या था? इस अभियान का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया अमेरिका ने ईरान के खिलाफ। नेक्स्ट है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सोलर और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभिनव परियोजनाएं स्टार्टअप चुनौती शुरू किया है। इस पहल के तहत प्रथम पुरस्कार के विजेता को कितने रुपए से सम्मानित किया जाएगा?
तो 1 करोड़ रुपए से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, रूफटॉप सोलर वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप चुनौती शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रथम पुरस्कार पाने वालों को 1 करोड़ रुपए से सम्मानित किया जाएगा, ताकि सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग्य दिवस 2025 के अवसर पर भारत की पहली योग्य नीति, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, स्टार मार्क कीजिए इसको, भारत की पहली योग्य नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना में कितने रुपए तक की सब्सिडी के लिए पात्र होगा? तो वो हो जाएगा 20 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसने शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार ने किया है। इसके तहत योग्य नीति शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने, जिसमें योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना में 20 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी अगर आप उसकी स्थापना करते हैं तो। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन, दो ठो चीज़ है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन खोला है, किस जगह पे? तो ये देहरादून में खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने जन्मदिन के अवसर पे राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन की स्थापना की है, कहाँ पे? तो देहरादून में की है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कम से कम कक्षा 10 की योग्यता के साथ 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या, यानी कि जिसका नाम है नव्या का युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण, ये नव्या शुरू किया है। विशेष रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और किस मंत्रालय की संयुक्त पायलट पहल है? ठीक है, वो बताना है। तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और महिला बाल एवं विकास मंत्रालय दोनों मिल करके नव्या कार्यक्रम को शुरू करेगा। अगला है कि कौन सी राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए 28.317 स्थानीय स्व सरकारी निकायों में माझी वसुंधरा अभियान, याद रखिएगा, माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू करेगी? कौन सी सरकार करेगी? तो ये महाराष्ट्र सरकार करेगी। ठीक है ना, माझी वसुंधरा अभियान 6.0 महाराष्ट्र सरकार ने शुरू करी। अगला है कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, जिसको हम लोग इफ़को बोलते हैं, उसने देश में नैनो मृदा पोषक तत्व के निर्माण के लिए विदेश में अपना पहला संयंत्र स्थापित कर रहा है, और वो किस देश में कर रहा है? तो ब्राज़ील में कर रहा है। कौन? इफ़को जो है नैनो मृदा पोषक तत्व के लिए विदेश में अपना केंद्र स्थापित कर रहा है, कहाँ पे? ब्राज़ील में। भारतीय सेना के किस कमान ने राष्ट्रीय रक्षा अनुप्रयोगों के लिए संयुक्त अनुसंधान, नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख संस्थान यानी आईआईटी रोपर और आईआईटी कानपुर के साथ रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया है? तो वो है भारतीय सेना का पश्चिमी कमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस राज्य को मिजोरम और गोवा के बाद भारत में तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? कितने नंबर का? तीसरे नंबर का। पहला है मिजोरम, दूसरा है गोवा, और उसके बाद पूर्ण साक्षर राज्य कौन घोषित हुआ है? तो वो त्रिपुरा। ठीक है ना, त्रिपुरा। तीसरा कौन? त्रिपुरा। ठीक है, और ये किस से कार्यक्रम? तो उल्लास कार्यक्रम के तहत ये कराया जा रहा है कि जो 15 साल से ऊपर के हैं और वो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा सके, उनको साक्षर किया जा रहा है इसके तहत। किसने एक पूरी तरह से नए रक्त समूह प्रणाली की पहचान की है, जिसे ग्वाडा नेगेटिव कहा जाता है, जिसे आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा मान्यता प्राप्त है? किसने किया है? तो वो है फ्रांसीसी रक्त प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फ्रांसीसी रक्त प्रतिष्ठान। कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? ठीक है, कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये है क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बन गई है। नेक्स्ट है कि अरलम वन्यजीव अभयारण्य का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला कदम है। यह अभयारण्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है?
ठीक है ना। अरलम वन्यजीव अभयारण्य का अब नाम बदल के अरलम तितली वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया है। तो ये बताना है कि ये किस राज्य से जुड़ा है, वो है केरला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। ठीक है, मतलब अब हो चुका है, अब तो 26 आ गया, ये उस समय का है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में होगा। याद रखिएगा, राजस्थान में होगा। खेलो इंडिया के तहत बहुत सारा गेम होता है, ये कौन सा है, ये यूनिवर्सिटी गेम्स है। खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, वो अलग है। खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, ये अलग है। तो ये यूनिवर्सिटी गेम पूछा जा रहा है, तो ये राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है 2025 वाला। अगला है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार वैश्विक शांति का औसत स्तर 0.36% तक गिर गया है। इस सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। इस स्थान में भारत को 115वें स्थान पर रखा गया है। तो सीधा इसमें याद रखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौवे स्थान पर है, तो 115वें स्थान पर है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है। अपना भारत 115वें नंबर पर है। सांसद और राज्य संघ शासित प्रदेश के विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। अगला है कि भारत ने अपने प्रमुख सुरक्षा विज्ञान और नीति कार्यक्रम भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस स्थान पर की है। तो वो देहरादून में की है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत अपने प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति कार्यक्रम भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी देहरादून में की है। अगला है कामाख्या मंदिर परिसर में अम्बुबाची मेला। इससे क्या चीज़ एक और पता चलता है कि अम्बुबाची मेला कहाँ होता है, तो कामाख्या मंदिर में होता है। कामाख्या मंदिर कहाँ है वो बताइए, इससे आंसर मिलेगा। उसमें आयोजित किया गया है, जिसमें देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का उत्सव मनाया गया। यह मंदिर किस राज्य में है, तो यह मंदिर असम में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक माना जाने वाला सलखान फॉसिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। सलखान फॉसिल पार्क किस स्थान पर स्थित है, तो ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में सलखान फॉसिल पार्क स्थित है। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कंपाटागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। यह अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कंपाटागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य कौसे कंपाटागुड्डा कौसे कर्नाटक हो गया। बनकारचेला क्या है, बनकाचेरला जलाशय परियोजना एक प्रस्तावित बहुचरणीय सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन परियोजना है, जिसे किस राज्य द्वारा विकसित किया जा रहा है। नाम क्या है, बनकाचेरला जलाशय परियोजना। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बनकाचेरला जलाशय परियोजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो फ्रेंड, आज हम शीट नंबर 11 डिस्कस किए। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।